इतना मतलब अपन अभी तक पढ़ लिया है तो भाई देखो जुडिशियल रिव्यू के लिए 3-4 चीज़ें देखनी रहती है। आर्टिकल 13 देखना है, आर्टिकल 32 देखना है, आर्टिकल 226 देखना है और इसमें PIL भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसका इंट्रोडक्शन देख लो। इंट्रोडक्शन क्या है कि जुडिशियल वही सेम लाइन है सारे आंसर की जो होती है सर कि पहले ये बता दो जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है ये बता दूं? हाँ, ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। वो जजेस जो रिव्यू करते हैं केसेस वो। हाँ, जैसे कि मान लो कोई लॉ बना है ना, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी ने कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया है या फिर कोई डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन लिया है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन ने पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम किया है। अब ये सब चीजें क्या है, गवर्नमेंट सिस्टम से रिलेटेड है सारी चीजें। गवर्नमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्यों है? जैसे तो गवर्नमेंट बनाएगी, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट लेते हैं, डिपार्टमेंट के एक्शन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के लेते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट पर्सन है, ऑफिसर है वगैरह है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, कोई भी ऑफिसर है, वो कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एक्शन का कोई काम करता है, तो ये जो भी चीजें होती है ना, ये कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट, जो नॉर्मल राइट्स होते हैं, वो अफेक्ट कर सकती है ना। अब इनको अफेक्ट कर सकती है तो क्या होता है कि अब कोर्ट का काम है चेक करना, या फिर ये जस्ट रिव्यू करना। हाँ, तो ये जो लॉ बना है, सही बना है, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है। ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन हुआ है, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं है, किसी लॉ के क्या होता है कि एक लॉ दूसरा लॉ के अगेंस्ट भी हो सकता है, एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन भी लॉ के अगेंस्ट हो सकती है, डिपार्टमेंटल एक्शन भी लॉ के अगेंस्ट हो सकती है, कोई पर्सन कोई एक करता है पब्लिक इंटरेस्ट तो वो भी लॉ के अगेंस्ट हो सकती है। तो कोर्ट का काम होता है चेक करना, जस्ट रिव्यू करना, जो भी एक्ट बना है, लॉ बना है, डिपार्टमेंटल एक्ट हुआ है, पर्सनल कोई पब्लिक लेजिस्लेटिव एक्शन यानी कि जो भी कानून वगैरह बनते हैं उनके लिए। दिस इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, समझ गए? द एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कि कोई भी अगर लॉ बन रहा है, लॉ को पास किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, उसको अगर पास कर दिया गया है तो वो संवैधानिक रूप से यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी उसकी है कि नहीं, संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं, इसको एग्जामिन करने का काम है जुडिशियल रिव्यू का। If the statute contravene the constitution, particularly the fundamental right on the part 3, it can be struck down। अगर मान लो कि स्टेट्यूट यानी कि कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्रावेन करता है यानी कि उसके विरोध में जाता है और पार्टिकुलरली अगर वो फंडामेंटल राइट के विरोध में है पार्ट 3 के अंदर, तो उसको तुरंत स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है। स्ट्रक डाउन करना मतलब गिरा दिया जाता है, उस कानून को खत्म कर दिया जाता है। फिर आता है रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का रिव्यू कैसे होता है? दिस इंक्लूड स्क्रूटनी ऑफ द डिसीजन मेड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के, उसको स्क्रूटनी करना, उस पर निगरानी रखना, उसको चेक करना। द कोर्ट एग्जामिन वेदर द डिसीजन वाज मेड विद द प्रोसीजरल प्रॉपर्टी यानी कि जो डिसीजन लिया गया है क्या प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लिया गया है, प्रॉपर कार्रवाई के बाद लिया गया है, और विद इन द लीगल अथॉरिटी यानी कि वो कानून की अथॉरिटी में है या नहीं, एंड विदाउट आर्बिट्रेरीनेस और मेलाफाइड इंटेंशन यानी कि वो बिना मनमानी तरीके से हुआ होना चाहिए, और मेलाफाइड इंटेंशन यानी कि गलत इंटेंशन से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है डिसीजन को। जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन, बताओ कितनी बड़ी बात है कि जुडिशियल डिसीजन के भी जुडिशियल रिव्यू हो जाते हैं। जो हायर कोर्ट कैन रिव्यू एंड करेक्ट द एरर इन द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट्स थ्रू द अपील एंड सुपरवाइजरी जुडिशियल, मतलब जो लोअर कोर्ट्स होते हैं जैसे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, दूसरे कोर्ट्स होते हैं, उनके ऑर्डर्स, उनके डिसीजन को रिव्यू करने का काम करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। और अगर मान लो हाई कोर्ट कर रहा है तो वो किसको करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी को नहीं करता। ये क्या हुआ? अब आया लैंडमार्क केसेस ऑन जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में लैंडमार्क केसेस, पहला तो यही केशवानंद भारती सदाबहार केस, कभी भी कहीं भी घुसा देना। दिस केस एस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इसने कहा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कही थी, और इन्होंने इसमें बोला था कि देखो जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकता है, कानून में अमेंडमेंट भी कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकता। और जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, इसको नहीं हटा सकता। इसको जुडिशियल रिव्यू को कौन नहीं हटा सकता? पार्लियामेंट। कैसे नहीं हटा सकता? कानून बना के। ऐसा किसने बोला था? जज ने बोला था। कौन से जज थे? 13 जज थे इस केस में, 13 जज। केशवानंद भारती वाज स्टेट ऑफ केरला 1973। फिर आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोलता है सुप्रीम कोर्ट ने बोला
तो जो जुडिशियल रिव्यू है इज असेंशियल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी टेकन अवे इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो संविधान की सुरक्षा के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा टेकन अवे है कि उसको वापस हटाया नहीं जा सकता। जुडिशियल रिव्यू नहीं हट सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। सी वाला है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 एंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दो केस के बारे में सब बात करेंगे। मेनका गांधी भी वही है, कहीं पे भी वही जिसे भी आ जाता है तुम भी कहीं भी लिख देना, केस का नाम याद नहीं है मेनका गांधी लिख देना। कोई सा भी सब्जेक्ट है, बोले तुम्हारा पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट हो, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हो, उसमें भी कोई केस लिखना तो मेनका गांधी लिख देना, दिक्कत ही नहीं है भाई। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस है। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द नेरो to an expensive review of the fundamental rights and procedural fairness through the judicial review was evident in these cases. तो का गेट लगाओ यहाँ बहुत आवाज आ रही है। The expansion view of the fundamental rights and procedural fairness to the judicial review was evident in the cases. इनका ये कहना है कि देखो जो फंडामेंटल राइट है उनको अपन पहले कहाँ में देखते हैं, सिर्फ पार्ट 3 में देखते हैं। पार्ट 3 में हम उनको जब पढ़ रहे हैं तो हम उनको नेरो व्यू से देख रहे हैं। नेरो व्यू से मतलब एक संक्षिप्त रूप से, एक छोटे व्यू से देख रहे हैं कि हाँ भैया फंडामेंटल राइट है, सिटीजन्स को, नॉन सिटीजन्स को दिए हुए हैं पार्ट 3 के अंदर। लेकिन उसका एक एक्सपांशन व्यू की तरफ जब अपन जाते हैं तो उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका प्रोटेक्शन कैसे करना है, लोगों को उसको संरक्षण कैसे देना है, लोगों को उसको फंडामेंटल राइट वोलेट नहीं करने देना, ये उसका एक्सपांशन व्यू, उसका बड़ा व्यू है। जब अपन उसको देखते हैं इस तरीके से नेरो व्यू से एक्सपेंसिव व्यू की ओर, तो उसका जो प्रोसीजरल फेयरनेस है वो जुडिशियल रिव्यू से एविडेंट होता है। यानी कि अगर मान लो आपको सब चीज़ें सही रखनी है फंडामेंटल राइट के संबंध में कि उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको वोलेट तो नहीं करना है, उसके विरोध में तो नहीं जाना है, लोगों को प्रोवाइड कराना है, ये सब चीज़ अगर आपको जाना है तो जुडिशियल रिव्यू जो है उसकी प्रोसीजर जो है वो एविडेंट होती है। एविडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, एक साक्षी के रूप में काम करती है, मतलब उसके बिना नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू के बिना फंडामेंटल राइट को एक्सपांड कर ही नहीं सकते। सीधी सी बात है कि कल से कोई तुम्हारा फंडामेंटल राइट तोड़ दे या वॉयलेट कर दे और तुम्हारे पास कोई राइट ही नहीं उसके अगेंस्ट एक्शन लेने का, तो क्या कर लोगे तुम फंडामेंटल राइट का? मतलब कोई तुम्हें चाटा मार दे और तुम उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सको तो तुम्हें रोज चाटा मार के चल जाएगा, तुम क्या कर लोगे वाली बात। ठीक है, फिर आता है AIR कोयलो, कोयलोहो भी कहते हैं इसको, कोहले भी कहते हैं, कोल्हो भी बोलते हैं, जो भी बोलना कहते ना, कुल्ले मत बोलना बस। IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है। इन्होंने बोला कि लॉ प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल आफ्टर द 1973 आर सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू इफ दे वोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9th शेड्यूल है उसके बारे में बात बोली थी। तो जो 9th शेड्यूल होता है उसके अंदर कुछ लॉज अपन डालते हैं। कौन से लॉ डालते हैं? जो कि लैंड रिफॉर्म से संबंधित होते हैं, जो कि लैंड से संबंधित, जमीन से संबंधित जो लॉज होते हैं वो अपन 9th शेड्यूल के अंदर रखते हैं। जैसे कि अपना MPLRC है वो भी 9th शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जो 9th शेड्यूल के अंदर जितने भी अपन लॉ डालते हैं वो सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू होते हैं। मतलब उनको जुडिशियल रिव्यू से गुजरना होता है। मतलब कोर्ट उनको चेक कर सकता है कि वो कानूनी रूप से सही है कि नहीं, संवैधानिक रूप से सही है कि नहीं, फंडामेंटल राइट को वोलेट तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जुडिशियल रिव्यू के तहत उनको चेक किया जा सकता है। ठीक है, और अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वोलेट तो नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको देखना रहता है जुडिशियल रिव्यू के तहत। किनको देखोगे? उन कानूनों को जो कि 9th शेड्यूल में डाले गए। 9th शेड्यूल वाले कानून कौन से होते हैं? जो कि लैंड से संबंधित होते हैं, लैंड रिफॉर्म से संबंधित होते हैं। 8th वाला जुडिशियल रिव्यू एंड सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशियल रिव्यू और सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर बट नॉट इन अ रिजिड सेंसेस। अपने यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है लेकिन रिजिड सेंसेस में नहीं है। ये अपन सेपरेशन ऑफ पावर के टाइम पे पढ़ा था कि मान लो जो सेपरेशन ऑफ पावर के जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों अलग अलग तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि कोई अपना काम ही नहीं कर सकता। जैसे एग्जीक्यूटिव है वो लॉ भी बना सकता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत, जुडिशरी भी अपना लॉ बना सकता है खुद जुडिशियल डिसीजन के तहत, जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब तो क्या है कि जुडिशियल रिव्यू इंश्योर दैट नो ऑर्गन ऑफ द स्टेट एक्सीड्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो जुडिशियल रिव्यू है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन स्टेट का वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब उसको जितनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से दी हुई है बस उतने में ही रह के वो काम करेगा, उससे बाहर जाके कोई भी स्टेट का ऑर्गन काम नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत गुजरना पड़ेगा। However, the judiciary does not act as a super legislature or super executive, it intervenes only। यानी कि जो जुडिशरी है यहाँ पर वो किसी भी लेजिस्लेचर के ऊपर सुपर लेजिस्लेटिव का काम नहीं कर रहा है, ना ही सुपर एग्जीक्यूटिव का काम कर रहा है, लेकिन वो उसका काम क्या है? खाली इंटरवेंशन करने का।
कब इंटरवेंशन करने का, जब उसको लगता है कि यहाँ पर क्लियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मान लो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के थ्रू कोई क्लियर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उसका काम है जुडिशरी का, वो इंटरवेन करेगा, उनको रोकेगा। अगर मान लो फंडामेंटल राइट है उनको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू के तहत इंटरवेन किया जाएगा। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, अगर वो आर्बिट्ररी है या फिर अनरीजनेबल है, यानी कि मनमाने तरीके से हो रही है या फिर गलत तरीके से अनरीजनेबल तरीके से हो रही है, तो उसमें इंटरवेन करने का काम जुडिशरी का होता है। ठीक है, समझ गई यस सर। हर्ष जी? अब जुडिशियल रिव्यू एज अ जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल रिव्यू इज अ जुडिशियल एक्टिविज्म। दो चीज होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म अलग चीज होती है, जुडिशियल रिव्यू अलग चीज होती है। दो अपन देख लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू तो तुमने समझ ही लिया लगभग, अपन को खाली बस जुडिशियल एक्टिविज्म और समझना है। जुडिशियल रिव्यू इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है संवैधानिक फंक्शन है, वही आर्टिकल 13, 32, 26 वाली, ठीक है, संवैधानिक फंक्शन है। लेकिन जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये है कि प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट एंड जस्टिस। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? एक प्रोएक्टिव, यानी कि एक्टिव से भी ज़्यादा एक्टिव एक रोल है किसका, जुडिशरी का, प्ले किया जाता है। जिससे क्या होता है? एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट एंड जस्टिस, यानी कि लोगों के अधिकार और जस्टिस को डिलीवर करने के लिए काम करता है। कौन करता है? जुडिशरी करता है। कैसे करता है? जुडिशरी जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू करता है। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब एक्टिव से भी ज़्यादा एक्टिव होकर। जुडिशियल रिव्यू क्या है? एक लीगल मैंडेट है। लीगल मैंडेट है मतलब कि देखो, अगर मान लो कोई कानून बना है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत होकर गुजरेगा ही गुजरेगा, वो जुडिशियल रिव्यू से नहीं बच सकता। लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? इज अ मैटर ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड अप्रोच, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मैटर है कि अगर मान लो अपन को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन करना है, कोई कानून को समझना है, उसमें मदद चाहिए। अगर मान लो कानून एक बार बन गया है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन उस लोगों को कानून का सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा है, उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे फिर जुडिशियल एक्टिविज्म का आती है। ठीक है, मतलब कानून तो सही बना है, जुडिशियल रिव्यू में चेक हो चुका है, लेकिन अब उसको लोगों को उसका इंटरप्रिटेशन करना नहीं आ रहा, उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे भी जुडिशियल एक्टिविज्म का काम आता है। क्योंकि उसका जो कानून का अप्रोच होता है उसको समझने के लिए अपन जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करते हैं। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं दैट एक्सेसिव एक्टिविज्म कैन लीड टू द जुडिशियल रिवॉल्यूशन, यानी कि अगर मान लो अपन बहुत ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म बढ़ा देंगे हर चीज़ में अपन कानून को चेक करेंगे बार बार, तो उससे क्या होता है? जुडिशियल ओवररीच बढ़ जाती है। जुडिशियल ओवररीच का मतलब है कि उससे फिर हर जगह जुडिशियल हो जाएगी। कानून बनेगा तो जुडिशरी, अप्लाई होगा तो जुडिशियली, इंटरप्रिटेशन करना तो जुडिशरी, कुछ भी काम करना तो जुडिशियल हो जाए। जुडिशियल ओवररीच मतलब जरूरत से ज़्यादा रीच हो जाना। Where the court encroach upon the legislative और executive domain, जहाँ पे क्या होगा? कोर्ट जो होगा वो इनक्रोच करेगा, इनक्रोच मतलब अतिक्रमण करेगा किन किन चीज़ों पे? लेजिस्लेटिव में और एग्जीक्यूटिव डोमेन में, यानी कि जो लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने का जो डोमेन है और एग्जीक्यूटिव डोमेन जो है उसमें बार बार कोर्ट जो है अतिक्रमण करने लगेगा अगर अपन जुडिशियल एक्टिविज्म को बढ़ा देंगे। हाउएवर डिफेंड करने वाले लोग ये बोलते हैं, देखो, डेवलपिंग डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, जिस तरह इंडिया में जो डेमोक्रेसी बढ़ रही है उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन इज ऑफन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट राइट एंड एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी। उसमें जो जुडिशियल इंटरवेंशन है, जुडिशियल का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन लोगों की, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको इन्फोर्स करने के लिए। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के लिमिटेशंस क्या है देख लेते हैं। डिस्पाइट इट्स लीगल सिग्निफिकेंस, जुडिशियल रिव्यू हैज अ सर्टेन लिमिटेशन। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशन है? इट्स रिएक्टिव प्रोसेस, ठीक है, यानी कि कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू तभी करता है जब कोई सी चीज़ उसके सामने ब्रॉड बिफोर देम लाई जाती है, यानी कि जब कोर्ट के सामने कोई सी चीज़ आएगी तभी वो एक्शन लेगा। ऐसा नहीं कि कोई कानून बना और खुद से उसने अगले दिन उसको डिक्लेयर कर दिया वोइड, नहीं। कोई व्यक्ति को लगता है या कोई किसी संस्था को किसी को लगता है कि ये कानून गलत है तो उसकी पिटीशन फाइल होगी, फिर उसमें नोटिस होंगे, नोटिस होने के बाद चीज़ें जानकारी मंगाएंगे, जानकारी लगने के बाद अगर लगता है कि हाँ ये कानून गलत है तो फिर उसको डिक्लेयर वोइड करते हैं, डायरेक्टली नहीं करते। मतलब एक रिएक्टिव प्रोसेस है, मतलब कोई सी चीज़ होगी तो उस पर रिएक्ट करना है खाली बस कोर्ट को, उसके सामने जब पिटीशन आएगी तो उस पर रिएक्ट करना है, खुद से नहीं करना है। डॉक्ट्राइन ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन, कोर्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द मैटर ऑफ द पॉलिटिकल नेचर और पॉलिसी डिसीजंस, यानी कि जो पॉलिटिकल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटिकल नेचर के जो मैटर होते हैं, और जो पॉलिसी डिसीजन वाले जो नेचर होते हैं, वो मैटर होते हैं, उनको कोर्ट रिफ्रेन करता है मतलब उनसे कोर्ट बचता है। कोर्ट नहीं चाहता कि वो अपना इंटरफेरेंस पॉलिटिकल पॉलिसीज और पॉलिटिकल नेचर वाली चीज़ों पे करे।
Judicial restraint. Indian courts have at a time shown restraint interfering with the legislative wisdom unless there is a manifest violation of the constitutional provision. मतलब नॉर्मली इन्होंने बोला कि जो इंडिया की जो कोर्ट है वो अपने आप को रिस्ट्रेन करती है, रोक के रखती है, बचा के रखती है। किस चीज़ से बचा के रखेगी? फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द लेजिस्लेटिव विजडम, यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव वर्क हो रहा है, लेजिस्लेटिव विजडम वाले काम हो रहे हैं, उनसे कोर्ट अपने आप को बचा के रखती है। लेकिन कब तक बचाती है? जब तक कि वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन होगा तब फिर जो कोर्ट है वो इंटरफेरेंस करना शुरू करती है। डिलेड जस्टिस ड्यू टू बैकलॉग ऑफ केसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कैन बी डिलेड। मतलब सीधी सी बात है कि जो बैकलॉग ऑफ द केसेस है, जितने यहाँ पे केसेस अपने आप में पेंडिंग है, हर चीज़ के पीछे जुडिशियल रिव्यू लग जाता है, हर कानून में जुडिशियल रिव्यू लोग लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि डिले होती है चीज़ें। आज कोई सीधी सी बात है कि कोई कानून बना है, उस पर जुडिशियल रिव्यू के लिए तुमने पिटीशन लगा दी, फिर कोर्ट बोल रही है कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे अप्लाई करो, तो समय लगता है, फिर हर चीज़ डिले हो जाती है, लेट हो जाती है। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि इनका ये कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं 368 में, क्या आप उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो? ऐसा अपन को देखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 368 क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है प्रोसीजर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि आप किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या कर सकते हो? प्रोसीजर कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर क्या होगी? सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, रेक्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ये सब चीज़ें अपन ने पढ़ी है 368 में, तो वो चीज़ें दे रखी है। हाउएवर थ्रू द लैंडमार्क जजमेंट कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट, कोर्ट ने क्या कहा है लैंडमार्क जजमेंट्स में? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर द सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो सब्जेक्ट रिव्यू, सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू नहीं, जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्ट होते हैं। अपन ने कौन से केस में पढ़ा? अभी आपको ऊपर देखो, मिनरवा मीन्स में ही पढ़ा है अपन ने और केशवानंद भारती में ही पढ़ा है। दो केसेस में अपन ने ये सेम बात पढ़ी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, जुडिशियल रिव्यू उनका हो सकता है। They must not violate the basic structure of the constitution, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप करते हो उनसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होना चाहिए। केसेस लाइक मिनरवा, केशवानंद भारती, मिनरवा विल्स, ठीक है, हाँ ये दिए हुए हैं। इन्होंने क्या बोला है कि डिमोस्ट्रेट दैट इवन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट कैन बी इनवैलिडेटेड इफ दे अंडरमाइन द फाउंडेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कोई सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसको पार्लियामेंट ने चाहे पास कर दिया हो, लेकिन अगर वो फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं, तो उनको आप इनवैलिडेट कर सकते हो, उनको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। बहुत बड़ा है यार ये आंसर, इतना बड़ा लिखोगे तुम? हाँ। 12th पॉइंट, सिग्निफिकेंस इन द इंडियन डेमोक्रेसी। जुडिशियल रिव्यू का इंडियन डेमोक्रेसी में क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज अ विक्टर फॉर द हेल्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी। भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र को या उसके स्वास्थ्य के लिए जुडिशियल रिव्यू एक विक्टल है। विक्टल मतलब इंपॉर्टेंट है। इट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट एंड सिविल लिबर्टीज, ये लोगों के फंडामेंटल राइट और सिविल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है, सेफगार्ड करता है। वो इंश्योर करता है कि जितने भी लॉज वगैरह बन रहे हैं, जितने भी एक्शंस वगैरह लिए जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से वैलिड हो। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ द पावर होती है, जिनकी जो पावर्स होती है उनकी जो मनमाने तरीके से जो काम करने का तरीका है उनको डिटेरेंट करता है। डिटेरेंट करने का मतलब उनको है प्रोटेक्ट करता है, रोक के रखता है। इट स्ट्रेंथेन द पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का विश्वास बढ़ाता है काय में? इन द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था में लोगों का ट्रस्ट बढ़ाने का काम करता है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा रहता है कि अगर मान लो सरकार गलत कानून बना भी देगी, जुडिशियल रिव्यू उसको सही कर देगा। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, वैश्विक तौर पे, वैश्विक रूप में जुडिशियल रिव्यू कैसा है, क्या है, देख लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू इज स्ट्रांगली रूटेड इन द यूएस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो जगह पर जुडिशियल रिव्यू बहुत ज्यादा अंदर तक स्ट्रांगली रूटेड है, मतलब उनकी जड़ों में फैला हुआ है सिस्टम में। मेनी कंट्रीज डिफर इन देयर अप्रोच, बहुत सारी कंट्रीज में डिफरेंट अप्रोच है। जैसे कि यूके है, यूके डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर्मल जुडिशियल रिव्यू इन द सेम सेंस, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में ना ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ही जुडिशियल रिव्यू। फ्रांस में क्या है? जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज्ड बाय द स्पेशलाइज्ड बॉडी द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। फ्रांस ने एक अकेली कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल करके एक बॉडी बना रखी है जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का एक्सरसाइज होता है। उसी तरीके से फ्रांस में डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कौन सी बॉडी बना रखी है? सीवीसी। हर्ष क्या सर? हर्ष हाँ सर। फ्रांस ने
ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव्स के लिए कौन सी पावर बना रखी है? क्या? ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव तो बना रखी है। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल करने के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है उनको गवर्न करने के लिए कौन सी बॉडी बना रखी है फ्रांस ने? अपने कल पढ़ा था। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, आई काउंसिल ऑफ स्टेट बना रखी है ना। वो तो सीवीसी पढ़ा था। ए? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पढ़ा अरे था। मेरे भाई, काउंसिल ऑफ स्टेट्स नहीं बनाए थे अपन ने? ये देखो, ये ठीक है। ये हाँ ये कहाँ बनाया गया? फ्रांस में बनाया था ना। हाँ इसी का तो पूछ रहा हूँ मैं, और क्या पूछ रहा हूँ? चाहिए। भूल गया यार, तुम तो कल पढ़ा अपने। ऐसे नहीं चलेगा यार, ऐसे करोगे तो पैसे वापस कर दूंगा मैं फिर। क्यों? कर दूं? नहीं, करने भी नहीं वाला मैंने तो पढ़ा है ना, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारी गलती। ठीक है। जर्मनी में क्या है? जर्मनी का सिस्टम देख लेते हैं। जर्मनी हैज द रोबस्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विथ वाइड रिव्यू पावर। यहाँ पे क्या है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो बनी हुई, फेडरल मतलब स्टेट के लिए, सेंट्रल के लिए, लोकल पुलिस के लिए, सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बना रखी है उन्होंने विद वाइड रिव्यू पावर। उसमें बहुत ज्यादा रिव्यू की पावर है सबके पास। ऐसा जर्मनी में तो ये अलग अलग है, यूके में है ही नहीं। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, जर्मनी में बिल्कुल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, उनके पास पावर है। इंडियन मॉडल इज अ हाइब्रिड बोरोइंग यूएस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड द ब्रिटिश मॉडल ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अपन पढ़ चुके हैं कि इंडिया ने दोनों ही चीज को अडॉप्ट कर रखा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है उसको अपनाया अमेरिका से, और ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसको अपना रखा है। अब आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन बोलता है जुडिशियल रिव्यू इज द एसेंशियल पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। इट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट एंड कीप एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। यानी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यानी कि संवैधानिक रूप से सरकार चलाने के लिए जो जुडिशियल रिव्यू है वो एसेंशियल पिलर है। क्या क्या अपहोल्ड करता है? अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान को बनाए रखता है, इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो एक्शंस होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रखने का काम करता है। एज इंडियन कंटिन्यूज टू इवॉल्व एज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी के रूप में इवॉल्व हो रहा है, यानी कि पनप रहा है। जुडिशियल रिव्यू विल रिमेन एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर द इंश्योरिंग जस्टिस, फेयरनेस एंड द रूल ऑफ लॉ। वहीं पे जुडिशियल रिव्यू क्या है? इंडिस्पेंसिबल है, उसको हटाया नहीं सकता, मतलब कभी ना हटाई जाने वाली चीज है। फॉर इंश्योरिंग, जिस क्या क्या चीजों के लिए? फॉर जस्टिस, फेयरनेस एंड रूल ऑफ लॉ, यानी कि तीन चीजों को बनाए रखने के लिए, जस्टिस, फेयरनेस एंड रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने के लिए जो जुडिशियल रिव्यू है वो इंडिस्पेंसिबल रहेगा, कभी भी उसको आप हटा नहीं सकते। किसी भी तरीके से कोई हटाएगा तो उसको बहुत कुछ ना कुछ तो कर देंगे उसके साथ। However, its effectiveness depends on the judicial courage। और जुडिशियल रिव्यू को जितना इफेक्टिव बनाना है वो किस पे डिपेंड करता है? जुडिशियल करेज पे, यानी कि जो न्यायपालिका में लोग बैठे हैं उनके साहस पर, उनके करेज पर, कि भैया वो उसका इस्तेमाल कानून के विरुद्ध में कर सकते हैं कि नहीं। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं, कर सकते हो, अगर वो गलत कानून बनाएंगे कि नहीं। इतना साहस होना चाहिए आप में। डिपेंड ऑन द जुडिशियल करेज, रिस्ट्रेंट एंड ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल। रिस्ट्रेन करना कि भैया कितना आप रोक पा रहे हो, कितना नहीं रोक पा रहे हो। ट्रांसपेरेंसी कितनी है जुडिशरी में, ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी भ्रष्ट है, कानून बनाने वाला के साथ उसकी सेटिंग है। और ट्रस्ट ऑफ द पीपल, लोगों का कितना भरोसा है जुडिशरी पे, वो भी डिपेंड करता है। अब वाइब्रेंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बजट खेल गया है कहाँ जाना? कितनी बजे? छुट्टी नहीं आज? तो आज कैसे खोलोगे? आज तो धांधू मची हुई है बिल्कुल मार्केट। क्या चाहिए? पैकेट रखे हैं? चलिए। However, its effectiveness depends on the judicial courage, restraint, transparency and the trust of the people। ठीक है,
The vibrant and independent judiciary exercising judicial review wisely and constructively is key to safeguarding Indian constitutional ethos. इन्होंने बोला है, देखो सीधी सी बात है कि जो जुडिशरी है वो जितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेगी, जितनी ज्यादा वाइब्रेंट रहेगी, वाइब्रेंट मतलब अपने तरीके से काम करने वाली, और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र रूप से रहेगी, तो वही जुडिशियल रिव्यू को वाइजली एक्सरसाइज कर सकती है। वाइजली मतलब समझदारी से, एक्सरसाइज करना मतलब उसका यूज करना, एंड कंस्ट्रक्टिवली मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे किसी भी तरीके से जुडिशियल रिव्यू का यूज इंडिपेंडेंट जुडिशरी कर सकती है। और वही उसका एक की फीचर है। किस चीज के लिए? टू सेफगार्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस, कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को, भारतीय संविधान को सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी की फीचर है। समझ गए? यस सर। जुडिशियल रिव्यू, हाँ बोलो पक्का समझ में आ रहा है कि दिक्कत आ रही है? नहीं। तुम्हें कुछ होना है, फ्रेश वेश होना हो, चाय वाय पीना हो तो पी लो यार। नहीं ऐसा मत बोलना कि बताओ सर की वजह से मैं बैठा रहा, चाय भी नहीं पी पाया। नहीं। नेचुरल जस्टिस मतलब प्राकृतिक न्याय। द डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचुरल जस्टिस के बिना काम नहीं करता है। नेचुरल जस्टिस का ही हिस्सा होता है क्या? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ पढ़ा था ना अपन ने, ये नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेचुरल जस्टिस का, और जूरिस्प्रूडेंस में भी। It encompasses a set of the procedural principles aimed at ensuring fairness, equity and justice in the decision making process. नेचुरल जस्टिस से क्या होता है? नेचुरल जस्टिस आपको प्रोवाइड करता है प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स कि कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे प्रक्रिया सही तरीके से किसी डिपार्टमेंट में, कोर्ट में, कहीं भी सकती है। उसमें फेयरनेस होना चाहिए, मतलब साफ सुथरे तरीके से, कोई भेदभाव नहीं के साथ, इक्विटी होना चाहिए, समान रूप से काम होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उसमें न्याय आना चाहिए इसमें। इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो भी अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग करती है उसकी प्रोसेस में नेचुरल जस्टिस के थ्रू आप तीन चीजों को इंश्योर करते हो, फेयरनेस एंड जस्टिस। ऑल दो नॉट कोडिफाइड इन एनी, यानी कि जो नेचुरल जस्टिस है ये किसी तरीके से किसी भी कानून में कोडिफाइड नहीं करा है, यानी कि किसी भी कानून में उसको, कहीं में भी किसी कानून में उसको बताया नहीं है। लेकिन दिस प्रिंसिपल आर इन legal system of the democratic nations and have been recognized and enforced by the court across the globe. भले इनको कानून में किसी भी तरीके से किया गया नेचुरल जस्टिस को, ये जो प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के डीपली इम्बेडेड है, यानी कि इंडियन लीगल सिस्टम, नॉर्मल लीगल सिस्टम में जो डेमोक्रेटिक नेशन होते हैं उनमें अंदर तक घुसे हुए हैं। इम्बेडेड मतलब अंदर तक जड़ों तक, and have been recognized and enforced by the court across the globe. और उनको पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया गया है, बहुत अच्छे से इन्फोर्स किया गया है कोर्ट के द्वारा। समझ गए? यस सर। हाँ, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या देखो, इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अपने इंडिया में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे हो दिखते हैं। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 21 एक्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दो इस आर्टिकल है क्योंकि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो क्या करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं कि भैया हमारे संविधान में नेचुरल जस्टिस ये चीजें हैं। नेचुरल जस्टिस के लिए डायरेक्टली अगर दिखता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी सभी को, सभी व्यक्ति को समान तरीके से आपको ट्रीट करना है। क्या है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, ठीक है? राइट टू लाइफ, हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। ये क्या है? नेचुरल जस्टिस का। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है? कम आ रही है। कम आ रही है? हाँ। अरे यार आवाज मेरी कम क्यों हो गई? ईयरफोन लगा लूँ क्या? अपनी आवाज बढ़ाओ यार थोड़ी।
बड़ी है, वॉल्यूम बढ़ा के देखो। पूरी बड़ी है। हेलो हेलो, अब आ रही है? हाँ हेलो हर्ष, अब आ रही है आवाज? हाँ सर। हेलो हर्ष, आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तुम यही बता रहा था कि अपने इंडियन आर्टिकल 14 और जो 21 है, इसमें स्पेसिफिकली नेचुरल जस्टिस के बारे में बताया गया है। जस्टिस का मतलब अपन को वही, जो कि अगर कोई कानून हो या नहीं हो, कुछ राइट्स एंड कुछ लाइबिलिटी पर देना रहती है। जैसे इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। अब इक्वलिटी बिफोर द लॉ है कि कानून सब अपनी जगह है, लेकिन तो समान रूप से देखा जाए। एक्ट टू लाइफ का मतलब भी वही है कि जो भी कानून, प्रोसीजर, बाय लॉ सब अपनी जगह है, लेकिन हर व्यक्ति के पास अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, अपना माइक बंद करो, तुम्हारी आवाज आज जो माइक पे से तुम्हारे ना रिटर्न आवाज आ रही है मेरे को। तो या तो तुमने शायद ईयरफोन लगा रखे हैं कोई से, कुछ तो गड़बड़ कर रही है। स्पीकर पे है। स्पीकर पे है? फोन पे, लैपटॉप? हाँ क्या? क्या स्पीकर पे है? फोन। फोन तो स्पीकर पे ही रहता है, उसमें क्या दिक्कत? कुछ नहीं। चलो छोड़ो, जो भी होगा। चलो, अपना माइक शायद ऑफ रखोगे तो नहीं आएगी, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, अब मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है? नेचुरल जस्टिस का मीनिंग देख लेते हैं। नेचुरल जस्टिस का मीनिंग है, नेचुरल जस्टिस रिफर्स टू द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द फेयरनेस। यानी कि देखो, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या है कि कानूनी रूप से सब चीज सही होना। फेयर होना मतलब सब सही सही होना, यानी कि जब वो चीजें सब सही करने के लिए सबसे ज्यादा मिनिमम चाहिए कि भैया ये तो कम से कम सही होना ही चाहिए, उसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। मतलब कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को आपने जिंदा रखा है, तो जिंदा रखने के लिए उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसको रोटी, कपड़ा, मकान देना, उसको कानून के अधीन ट्रीट करना। ये सबसे बेसिक चीज है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, ये तो आपको देना ही देना है। ठीक है, तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस को ही नेचुरल जस्टिस से रिफर किया गया है। और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फेयरनेस कायम होना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग बाय जुडिशियल्स। यानी कि अगर मान लो कोई कोर्ट है, वो प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है और डिसीजन दे रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो उसमें उसको कम से कम जो फेयरनेस का ध्यान रखना है, कम से कम कि भैया उसको इतनी तो प्रोसीजर, इतने तो सही तरीके से काम करना ही करना है। वही होता है नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल। क्वासी जुडिशियल, यानी कि जुडिशरी के अलावा क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, ट्राइब्यूनल वगैरह, वो भी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज जो होती हैं वो भी नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखेंगी। ठीक है, इट इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इससे क्या होता है कि अपन जस्टिस को मिसकैरेज से बचाते हैं। जस्टिस को मिसकैरेज मतलब किसी व्यक्ति को न्याय ना मिले या फिर जिससे न्याय छीन लिया जाए, इसी चीजों से बचाते हैं। क्योंकि अगर फेयरनेस नहीं रहेगी मतलब एक तरफा काम चलेगा। तो मतलब दो लोगों का केस है, इसको भी बराबर सुना जाना चाहिए, इसको भी बराबर सुना जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई जज है, कोई जुडिशियल मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग जुडिशियल बॉडी है, वो खाली एक ही पक्ष को सुन रहा है, दूसरे पक्ष को नहीं सुन रहा है, तो यहाँ पे फेयरनेस तरीके से काम नहीं हो रहा है। अगर फेयरनेस तरीके से काम नहीं हो रहा है तो जस्टिस का मिसकैरेज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे न्याय नहीं मिल पाएगा। समझ गए?
तो नेचुरल Yes, sir. जस्टिस क्या है, प्रिवेंट करता है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को, यानी कि न्याय को तोड़ने से, न्याय को बिखरने से, न्याय को टूटने से बचाता है। एंड आर्बिट्रेरी एक्शंस, जो भी आर्बिट्रेरी एक्शंस होते हैं उसको रोकने का काम करता है नेचुरल जस्टिस। आर्बिट्रेरी एक्शन मतलब वही अपने मनमाने तरीके से आप कुछ काम नहीं कर सकते, आपको फेयरनेस को फॉलो करना पड़ेगा। फेयरनेस में जो मिनिमम प्रक्रिया है सब चीज को सही चलाने की, वो तो आपको करनी पड़ेगी। द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन टर्म जस्ट नेचुरले। इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो है लैटिन का जस्ट नेचुरले, जिसका मीन होता है लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का कानून। नेचुरल लॉ का मीनिंग है, जिसको कहां से लिया गया है, जस्ट नेचुरले से। आया मीनिंग समझ में अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. नेचुरल जस्टिस इज नॉट कन्फाइंड टू द कोर्ट रूम सेटिंग, यानी कि नेचुरल जस्टिस है सिर्फ कोर्ट रूम की सेटिंग तक सीमित नहीं है। इट अप्लाइज टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अफेक्टिंग द राइट, इंटरेस्ट एंड लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पे भी अप्लाई होता है, वो डिसीजंस जो किसी व्यक्ति के राइट्स, इंटरेस्ट और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को अफेक्ट करते हैं, उन पे भी नेचुरल जस्टिस अप्लाई होगा। फंडामेंटल आइडिया इज दैट नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि इसका फंडामेंटल आइडिया क्या है, जो अपन को फॉलो करना रहता है, कोई भी पर्सन, नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि कोई भी व्यक्ति को बिना सुने नहीं रहना है। मतलब अगर एक व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, तो आप इसको भी सुनोगे और इसको भी सुनोगे, किसी भी एक व्यक्ति को बिना सुने आप नहीं कर सकते कार्रवाई, दोनों को ही आपको सुनना ही पड़ेगा। एंड नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केस, कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं होगा। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये दोनों प्रिंसिपल अपन ने पहले पढ़े हैं, तो भाई याद होगा। फिर आता है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज इट्स ओरिजिन्स इन कॉमन लॉ ट्रेडिशन। एक जो नेचुरल जस्टिस है, जो कि पहली बार नहीं आया है। नेचुरल जस्टिस जो है कॉमन लॉ ट्रेडिशन से चल रहा है। जब ब्रिटेन के टाइम पे तो कॉमन लॉ बने जाते थे हर देश के लिए, हर समाज के लिए, पूरे इंग्लिश लॉ बनाए जाते थे, कॉमन लॉ बनाए जाते थे, तब से नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन जो है चल रही है। इट कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम एंशिएंट रोमन एंड ग्रीक लीगल सिस्टम। इसका इतिहास आपको रोमन और ग्रीक के लीगल सिस्टम में भी मिलेगा। वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी वर सेंट्रल टू द जूरिस्प्रूडेंस, जहाँ पर किसी भी जूरिस्प्रूडेंस में, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, किसी भी न्यायपूर्ण चीजों में, लॉ में जो फेयरनेस होती है, यानी साफ सुथरे तरीके से जो काम करने का कॉन्सेप्ट है वो, और इक्विटी यानी कि समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा चलता आ रहा है, वो हमेशा सेंट्रल में रहा है रोमन और ग्रीक के टाइम से। इन लीगल लॉ द डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल जस्टिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिसीजन ऑफ द किंग्स कोर्ट्स, यानी कि जो डेवलपमेंट है नेचुरल जस्टिस का वो कैसे इन्फ्लुएंस हुआ है, इन्फ्लुएंस बाय द किंग्स कोर्ट्स, जो कि किंग की जो कोर्ट होती है, मतलब अपने यहाँ पे तो नहीं होता है, इंग्लैंड में पहले ऐसा होता था कि हाई कोर्ट वगैरह जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं, प्रिवी काउंसिल होती है, उनके ऊपर सबसे ऊपर होता है किंग की कोर्ट, ठीक है, सबसे लास्ट अपील वहीं पे होती है। तो वहां पर जो है नेचुरल जस्टिस को बहुत फॉलो किया जाता था राजा की अदालत में, पार्टिकुलरली इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ये क्या लिखा है, एक्सलेसिएस्टिकल मैटर्स। एक्सलेसिएस्टिकल मैटर्स क्या होता है, ना खतरनाक वर्ड आ गया है, मैं ही डर गया हूँ। मीनिंग देखना पड़ेगा मेरे को तो गूगल से। गौरव भैया कहाँ से लाए वोकैबुलरी यार। तालिया अब इसमें अपन को क्या देखना कि किंग्स के जो कोर्ट्स वगैरह होते थे उसमें जो नेचुरल जस्टिस को सबसे ज्यादा कब फॉलो किया जाता था, कि जो किंग्स के जो डिसीजंस होते थे उसमें नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में, यानी कि कोई अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो रहा है उसके बारे में प्रोसीडिंग चल रही है उसमें, या फिर एक्सेसिएटिकल मतलब होते हैं जो चर्च के जो मैटर्स होते हैं, जो चर्च से संबंधित जो भी मैटर होंगे, ठीक है, उससे संबंधित मैटर में अगर किंग है, यानी कि जो किंग की जो कोर्ट है उसमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता था नॉर्मल लॉ के साथ साथ। ओवर द टाइम द प्रिंसिपल वर फॉर्मलाइज, ठीक है, समय के साथ साथ इस प्रिंसिपल को फॉर्मल कर दिया गया।
इट अप्लाइड टू द वाइड रेंज, सभी जगह अप्लाई होने लगा कहीं पे भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग हो या फिर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हो। यानी कि पहले खाली किंग की कोर्ट में यूज होता था, उसके बाद धीरे धीरे उसको वाइडली फॉर्मलाइज कर दिया है, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग और जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी अप्लाई होने लगा। क्या? नेचुरल जस्टिस। इंडिया की अगर बात करें, इन इंडिया नेचुरल जस्टिस हैज इवॉल्व्ड थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द आर्टिकल 14 एंड 21। सीधी बात है, नेचुरल जस्टिस को क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से पढ़ाया गया है अपने देश में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 21 में दिया गया है। स्पेसिफिकली आफ्टर द लैंडमार्क डिसीजन इन द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसके बाद रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को बहुत ज्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है इंडिया में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? दो है। पहला, नेमो जुडेक्स इन कोजा सो, नो वन शुड बी जज इन ऑन केस। ये अपन ने पढ़ा है पहले भी। नेमो जुडेक्स इन कोजा सो यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने ही केस में जज नहीं हो सकता है। दिस प्रिंसिपल प्रोहिबिट बायस इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी किसी भी तरीके से बायसनेस होने से बचाता है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। A person with a personal or peculiar interest in the matter should not educate upon it bias may be। यानी कि कोई भी व्यक्ति का अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है किसी केस में या फिर पेक्यूलियर इंटरेस्ट है, पेक्यूलियर मतलब केस से संबंधित अगर कोई इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल संबंधित कोई इंटरेस्ट अगर किसी व्यक्ति का किसी केस में जुड़ा हुआ है तो उस केस में वो जज नहीं होगा। ठीक है। पहला है पेक्यूलियरी बायस। पेक्यूलियरी बायस मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द आउटकम, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट अगर आपका जुड़ा हुआ है उस केस में। पर्सनल बायस यानी कि रिलेशनशिप और एनिमोसिटी, यानी कि अगर आपका कोई खुद का कोई पर्सनल केस जुड़ा हुआ है, आपके पति पत्नी भाई बहन बच्चे से संबंधित कोई रिलेशनशिप से संबंधित है। एनिमोसिटी यानी कि अगर आपके कोई संबंधित कोई करीबी लोग हैं जो कि आपके आसपास के हैं, उनसे रिलेटेड अगर ये केस है तो आप उसमें केस में जज नहीं बन सकते। उसके बाद आता है अपना उसके बाद आता है ऑफिशियल बायस। ऑफिशियल बायस यानी कि अगर मान लो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इन द मैटर, अगर मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें जज खुद पहले उस प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व था, यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसकी प्रोसीजर में या उसके अपॉइंटमेंट में किसी भी तरीके से जज का इन्वॉल्वमेंट था जिसके सामने केस गया है, तो वापस से उस केस को जज खुद नहीं सुनेगा। ये तीन तरह के बायस है, पेक्यूलियरी बायस, पर्सनल बायस और ऑफिशियल बायस। समझ गए? यस सर। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? ओडी अल्ट्रम पार्टम। ओडी अल्ट्रम पार्टम मतलब हमेशा दूसरे साइड को सुनो। मतलब एक व्यक्ति जो कंप्लेंट कर रहा है उसको तो सुन ही रहे हो, लेकिन जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है आप उसको भी सुनो। दिस इज अ राइट टू फेयर हियरिंग। ये क्या है? एक तरह से अधिकार है हर व्यक्ति का। किस चीज का अधिकार? राइट टू फेयर हियरिंग, यानी कि उसको सही तरीके से साफ तरीके से सुने जाने का अधिकार उसका। इसमें क्या होता है? अफेक्टेड पार्टी मस्ट बी गिवन नोटिस, यानी कि जो भी पार्टी अफेक्ट हो रही है किसी केस से उसको पहले आप नोटिस दोगे। देयर मस्ट बी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट एविडेंस एंड क्रॉस एग्जामिन। हर व्यक्ति के पास जो उस केस से अफेक्ट हो सकता है उसके पास राइट है कि वो अपना एविडेंस प्रेजेंट कर सकता है केस में आके, अपने पक्ष का साक्ष्य रखेगा और सामने वाली पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है। द डिसीजन मेकर मस्ट गिव अ रीजन्ड जजमेंट। और जो डिसीजन मेकिंग करने वाला व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति जजमेंट सुना रहा है, वो क्या करेगा? जो भी जजमेंट देगा वो कैसा देगा? रीजन देगा। रीजन मतलब संतुलित, सभी तरीके से रीजनिंग होना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से कुछ भी कर दिया। सर पहला वाला क्या बताया था? द अफेक्टेड पार्टी मस्ट बी गिवन नोटिस। मतलब जैसे अगर मान लो आपके सामने कोई केस आता है और आपको लगता है कि उसमें कुछ पार्टीज हैं जिनको प्रभाव पड़ सकता है इस केस से, तो उनको आप नोटिस पहले भेजोगे, उनको भी सुनोगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपने केस लगाया मेरे ऊपर एक प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन उस प्रॉपर्टी से 4 से 5 दूसरे लोगों भी संबंधित है, तो कोर्ट उन 4 से 5 लोगों को भी नोटिस भेजेगी, उनको भी बुलाएगी, उनको भी सुनेगी, तभी अपन दोनों का केस डिसाइड हो। यानी कि जो भी इंटरेस्टेड या अफेक्टेड पर्सन है उसको सुना जाता है। समझ गए? ठीक है? यस सर। अब बहुत सारे जो जूरिस्ट है वो तीसरा प्रिंसिपल भी अप्लाई करते हैं। वो तीसरा प्रिंसिपल क्या है? स्पीकिंग ऑर्डर और रीजन डिसीजन। मतलब जो भी अथॉरिटी है वो मस्ट गिव अ रीजन टू डिसीजन, यानी कि अगर वो कोई भी निर्णय सुना रही है तो उसके पीछे उसका कारण होना चाहिए, उसमें रीजनिंग उसको देना चाहिए अथॉरिटी। स्पेसिफिकली व्हेन राइट्स आर अफेक्टेड, स्पेसिफिकली जब किसी राइट्स के अफेक्टेड होने की बात होती है, किसी व्यक्ति के अधिकारों की बात होती है और अगर आप निर्णय दे रहे हो, डिसीजन दे रहे हो, सबसे पहले आप उसकी रीजनिंग दोगे, आपके रीजन दोगे किस कारण से आप डिसीजन तक पहुंचे हो, वो आपको बताना पड़ता है। ये भी नेचुरल जस्टिस का पार्ट है। दिस इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड इनेबल्स इफेक्टिव अपीलेट और जुडिशियल रिव्यू। इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और इफेक्टिव अपीलेट एंड जुडिशियल रिव्यू होता है। यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अपील कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू करता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। सीधी बात है, कानून पे, जज पे
वो कोर्ट की व्यवस्था पे लोगों का विश्वास बढ़ता है। अगर मान लो हर चीज के पीछे कारण के साथ रीजन आएगा तो लोग विश्वास करेंगे हाँ यार सही रीजन है, जज साहब ने कारण भी बताया। एप्लीकेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का एप्लीकेशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है? इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस अफेक्टेड राइट और इंटरेस्ट, यानी कि वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में जिसमें किसी व्यक्ति के राइट्स और इंटरेस्ट अफेक्ट होते हैं वहाँ पर नेचुरल जस्टिस अप्लाई होता है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इन द एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लो किसी एम्प्लॉयमेंट में किसी की नौकरी में अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाती है, उसके डिपार्टमेंट की कोई प्रोसीडिंग की जाती है तो वहाँ पर भी नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस और परमिट, अगर किसी व्यक्ति का लाइसेंस और परमिट कैंसिल कर रहे हो तो उसमें नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है। नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है मतलब सही सी बात है कि उसकी दोनों पार्टी को सुना जाएगा, उसको समझा जाएगा, ठीक है। फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है, गेट लगा गया ना, अच्छा गेट लगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी शिक्षा संस्था है, उसमें अगर मान लो कोई भी डिसीजन लिया जाता है, जैसे मान लो किसी बच्चे को टीसी देना, किसी बच्चे को नौकरी से निकाल, सॉरी स्कूल से कॉलेज से निकालना, या कुछ भी ऐसी चीजें करना, कोई बड़े बड़े डिसीजन लेना, उसमें पहले आप सामने वाली पार्टी को सुनोगे, ठीक है, उसको सुनने का उसको सुनोगे, उसको बोलने का मौका दोगे, उसको अपना पक्ष रखने का मौका दोगे, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुंचोगे। ब्लैक लिस्टिंग इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो किसी व्यक्ति को आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेने से ब्लैक लिस्ट कर रहे हो तो उसमें भी आप नेचुरल जस्टिस को फॉलो करोगे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, नेचुरल जस्टिस सब जगह फॉलो होती है, ऐसी कोई जगह नहीं है नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होती। उसमें जो जो याद आया ना तुमको उस टाइम पे सब लिख देना कहाँ कहाँ अप्लाई हो। लेकिन अब कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होती उसके लिए अलग से दे रखा है तो वो भी पढ़ लो। वेयर एन एक्सप्रेस स्टेटरी प्रोविजन स्टूडेंट, अगर मान लो किसी स्टेटरी प्रोविजन ने किसी लॉ में अगर लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति को सुना नहीं जाएगा, ये व्यक्ति को नॉट हियर्ड, इस व्यक्ति को सुना नहीं जाना चाहिए, या इस व्यक्ति को अपने संबंधित केस में जज बना सकते हो, तो वहां पर फिर आप नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि लॉ नहीं ऑलरेडी परमिशन दे रखा है कि कोई दिक्कत नहीं, लॉ नहीं ऑलरेडी मना कर रखा है किसी को सुनने से, तो आप नहीं सुनोगे। इन लेजिस्लेटिव एक्शंस यानी कि कोई अगर कानूनी रूप से कोई काम कर रहा है, कानून बनाने का, कानून को इंटरप्रेट करने का, तो उसमें जुड़े आप नेचुरल जस्टिस नहीं घुसा दोगे। जैसे मान लो पार्लियामेंट में कानून बन रहा है तो ये नहीं बोल सकते कि साहब हम स्टूडेंट लोग हैं, स्टूडेंट से संबंधित कानून बन रहा है, बताओ, हमको तो पार्लियामेंट में बुलाया नहीं, हमको तो सुना ही नहीं, एक बार कानून बनाने के पहले हमसे भी तो पूछ लेते। ये नहीं होता। जैसे किसान लोग बोलते हैं ना कि आंदोलन करते समय कि कानून बनाने के पहले किसानों से क्यों नहीं पूछा, तो ऐसा नहीं होता जनरली। अब किसानों से थोड़ी पार्लियामेंट में बुला बुला पूछेंगे, कानून बनाने के लिए आपने बिठा रखा है, लोग बनाएंगे वो अपने हिसाब से कानून, तुम आंदोलन करना फिर हटा देंगे। इन प्योरली पॉलिसी और पॉलिटिकल डिसीजंस, कोई भी पॉलिसी से संबंधित कोई डिसीजन है, यानी कोई नीति बनाने से संबंधित कोई डिसीजन है, या फिर कोई पॉलिटिकल यानी कि कोई राजनीति से संबंधित कोई डिसीजन है, तो उसमें नेचुरल जस्टिस को अप्लाई नहीं करते। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इंडिया, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या क्या है इंडिया के अंदर देख लेते हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इंडिया क्या है कि इंडियन कोर्ट्स हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्सपेंडिंग एंड एनफोर्सिंग नेचुरल जस्टिस। इंडियन कोर्ट ने बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रखा है और इन्फोर्स कर रखा है जुडिशियल जस्टिस को। एक्सपांड कर रखा है मतलब बढ़ा रखा है, फैला रखा है। इन्फोर्स करना मतलब लागू कर रखा है नेचुरल जस्टिस को। जैसे कि पहला केस अपन देखेंगे रिड्जे वर्सेस बाल्डविन, 1964 का केस है यूके का। The case redefined the scope of natural justice in the administrative decisions. The House of Lords ये 1964 का नहीं है, ये कुछ गलत लिखा है इसमें। 1964 का होता तो अपन इंडिया में थोड़ी पढ़ते इसको। ये अपना देश तो जहाँ तक मुझे पता है 1947 में आज़ाद हो चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था, लोगों ने बताया है, ठीक है नहीं? क्यों भाई हर्ष? लोगों ने बता रखा है कि देश आजाद हुआ तो अपन ने मान लिया। अगर मान लो नहीं होता तो अपन को क्या पता, अपन तो बाद में पैदा हुए ना, हो सकता गुलाम ही हो सकता गांधी जी भी गुलाम। गांधी जी नौकरी करते क्या यूपीएससी। चलो तो रेजिया वर्सेस बोल्डिंग का केस 1964 का केस है। इस केस में नेचुरल जस्टिस का स्कोप था एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में, मतलब अगर मान लो कोई एडमिशन लिए जा रहे हैं, कोई कार्य किए जा रहे हैं, उसको लिए जा रहे हैं, तो उसमें जो नेचुरल जस्टिस उसके स्कोप को रीडिफाइन किया था, यानी कि वापस डिफाइन किया गया था। इसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा था, क्या कहा था? रूल्ड दैट डिसमिसल ऑफ द पुलिस ऑफिसर विदाउट गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हेard वायलेटेड नेचुरल जस्टिस। अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को अगर नौकरी से निकाल रहे हो, डिसमिस कर रहे हो, और आप उसको उससे पक्ष ही नहीं सुन रहे हो उसका, तो आप नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर रहे हो, आपको उसका पक्ष सुनना पड़ेगा। हाँ, फिर आता है एक क्रैपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। ये लैंडमार्क केस है इंडिया का। इसमें डिवाइडिंग लैंड बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड पोस्ट जुडिशियल फंक्शंस के बारे में बताई गई थी कि भैया देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस अलग होते हैं, पोस्ट जुडिशियल फंक्शंस अलग होते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। इन्होंने बताया इवन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस मस्ट बी फेयर एंड नॉट आर्बिट्ररी, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं वो भी फेयर होना चाहिए और आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस वाज डीम्ड एप्लीकेबल टू द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्विंग बायस, यानी कि अगर मान लो किसी व्यक्ति का आप सिलेक्शन कर रहे हो, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का फॉलो करना चाहिए, उसमें बायसनेस नहीं होना चाहिए। मेंढका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1978 का। मेंढका गांधी में क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट expanded the scope of Article 21 and read the procedural fairness as implicit in it. The court held that any law affecting life or liberty must pass the just, fair and reasonable procedure. उन्होंने बताया कि देखो आर्टिकल 21 में लिखा है ना कि द स्टेट शैल नॉट डिप्राइव एनी पर्सन फ्रॉम द हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि देखो हर व्यक्ति के पास अपनी लिबर्टी का अधिकार है, अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, जीने मरने का अधिकार है, अपनी लिबर्टी वगैरह जीने का अधिकार है। लिबर्टी मतलब आज़ादी से जीने का अधिकार है, उसमें रहना खाना हंसना, हॉस्पिटल में चेकअप कराना, इलाज कराना, पढ़ाई करना, सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति से आप ये सब चीज़ छीनना चाहते हो, तब कब छीन सकते हो, विथ प्रोसीजरल फेयरनेस, यानी कि आपके पास कोई वैदिक कानून है या कोई कानूनी रूप से कोई सही ढंग है, तो उसी तरीके से आप किसी व्यक्ति छीन सकते हो, वरना नहीं छीन सकते। जैसे कि मान लो आप किसी व्यक्ति को स्कूल जाने से मना कर रहे हो, तो क्या आपके पास कानून है? हाँ भैया कानून है। क्या कानून है कि भैया स्कूल जाने के लिए पहले आपको एडमिशन कराना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप फीस भरोगे एडमिशन कराओगे तभी हम आपको स्कूल में जाने देंगे। अगर आपके ऐसा कानून है तो आप रोक सकते हो। किसी व्यक्ति को आप ट्रेवल करने से रोक सकते हो, कानून बना के आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा इसमें बोला गया। तो कोर्ट हेल्ड दैट एनी लॉ अफेक्टिंग लाइफ लिबर्टी, यानी कि ऐसा कोई सा कानून जो किसी व्यक्ति के जीवन और लिबर्टी को अफेक्ट कर रहा है, वो एक टेस्ट से पास होकर गुजरेगा। उस टेस्ट को बोलते हैं जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर, यानी कि एक टेस्ट होगा, उसमें देखा जाएगा क्या वो लॉ जस्ट है, फेयर है और रीजनेबल। सर आवाज़ कट गई। 2 मिनट सर, आवाज़ कट गई। कहाँ से कट गई? मेरे यहाँ से। नहीं मतलब कहाँ से समझ में नहीं आया? लास्ट का जो बोला वो मेनका गांधी वाला। हाँ, द कोर्ट हेल्ड इट। बात बोली गई है। एक तो तुम्हारा पहले माइक मत वापस आवाज आ रही है मेरी। मेनका गांधी वाले में ये बात बोली गई है कि जो भी आर्टिकल 21 अपना बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें लिखा गया है कि अगर आप कोई भी सरकार, कोई भी शासन प्रशासन अगर किसी व्यक्ति का आर्टिकल 21 में से कुछ चीज छीनना चाहती है तो उसको छीना जा सकता है विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि आप कानून के द्वारा किसी प्रक्रिया को बनाओगे, उसके बाद ही आप किसी व्यक्ति से कोई चीज छीन सकते हो। जैसे कि मान लो उसको जीने का अधिकार छीन सकते हो। कैसे छीन सकते हो? अगर मान लो कोई व्यक्ति अपराधी है तो आपको सजा दे सकते हो। सजा कब दोगे? जो कानून में दी, यानी कि कानून उसके दम पे आप सब कुछ कर सकते हो। किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर सकते हो कानून से, किसी व्यक्ति को आप किसी भी चीज का उपयोग करने से रोक सकते हो कानून के दम पे, यानी कि आप जो भी चीज कर सकते हो विद प्रॉपर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया तो उससे रोक सकते हो, अन्यथा नहीं रोक सकते। ऐसा 121 में लिखा है। तो मेनका गांधी वाले केस में यही बोला था कि अगर मान लो कोई भी लॉ सरकार बनाती है जिससे किसी भी व्यक्ति की लाइफ और राइट अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसमें 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला कि वो लॉ जस्ट होना चाहिए, जस्ट मतलब जस्टिस वाला होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। फेयर होना चाहिए मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके से पक्षपात नहीं होना चाहिए। और रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब उसमें जो भी प्रोसीजर, जो भी कार्रवाई होगी वो रीजनेबल होगी, कारणों के साथ होगी। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से प्रोसीजर चल रही है। समझ गए? यस सर। समझ गए? हाँ सर। ठीक है यहाँ पे क्या समझ में आया आपको? यूनियन ऑफ इंडिया से तुलसीराम पटेल का केस है। इसमें बोला गया है कोर्ट ने, द कोर्ट एक्नॉलेज दैट द नेचुरल जस्टिस इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन द केस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी, यानी कि जो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसका आप सब जगह यूज कर सकते हो, लेकिन कहाँ नहीं कर सकते? नेशनल सिक्योरिटी और इमरजेंसी वाले टाइम पे आप नेचुरल जस्टिस बीच में नहीं घुसा सकते। मान लो कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, किसी आतंकवादी को पकड़ के लाए हैं और आप उसके लिए बोल रहे हो कि नहीं भैया इसको भी कोर्ट में सुनने का मौका दो, इसको भी प्रॉपर इसका कानूनी रूप से रिप्रेजेंट करने का मौका दो, तो ये सब नहीं चलेगा। पहले उसको मारा पीटा होगी, फिर उससे पूछताछ होगी, उसके बाद उसको नेचुरल जस्टिस मिलेगा।
नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले इमरजेंसी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगती है उस टाइम पे भी आप नेशनल जस्टिस को फॉलो नहीं कर सकते, बहुत सारे रीजन आपको मनमाने ढंग से लेने पड़ते हैं। फिर आता है अपना डीके यादव वर्सेस जेएमए इंडस्ट्रीज। डीके यादव वर्सेस जेएम इंडस्ट्री में क्या बोला गया है देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट even in the cases of the termination of the service an opportunity of hearing must be provided to the employee। यानी कि अगर मान लो किसी भी सर्विस से आप किसी व्यक्ति को टर्मिनेट कर रहे हो किसी एम्प्लॉय को, तो उसको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दोगे, मतलब उसको अपना पक्ष रखने का मौका दोगे। आर्बिट्रेरी डिसमिसल विदाउट ड्यू प्रोसेस वायलेट आर्टिकल 21 से। यानी कि अगर आप मान लो कोई आर्बिट्रेरी डिसमिसल करते हो, यानी कि मनमानी चॉइस तरीके से किसी को डिसमिस करते हो, डिसमिसल करते हो, तो वो आर्टिकल 21 के हिसाब से वॉयलेशन होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। ठीक है, समझे? यस सर। फिर आता है एक्सेप्शन टू द नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के क्या क्या एक्सेप्शन है वो देख लेते हैं। नेचुरल जस्टिस के तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो सर्दी भी होगी। नेचुरल जस्टिस का एक एक्सेप्शन तो अपने दो तो भी पढ़ी है, पहला तो नेशनल सिक्योरिटी और दूसरा इमरजेंसी सिचुएशन। और देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। स्टेट्यूटरी एक्सक्लूजन, यानी कि अगर मान लो कानून में ही कहीं पे लिखा है कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करना है तो नहीं करना है, जो करने पर पड़ा था। ठीक है, अगर आप ऐसा करते भी हो तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को वॉयलेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि कानून में लिखा है कि आपको नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करना है। इमरजेंसी सिचुएशन में आप नहीं करते हो। इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी अथॉरिटी, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो होती है, गवर्नमेंट होता है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है, वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना उसके लिए जरूरी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी की बात भी इमरजेंसी में वाले में लिखती है उन्होंने कि जब भी इमरजेंसी या फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की, पब्लिक इंटरेस्ट की, तो वहाँ पे नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियल मैटर होगा, अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो कॉन्फिडेंशियल काम कर रहा है, इंटेलिजेंस सर्विस से संबंधित कोई काम कर रहा है, जजेस के सिलेक्शन का काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी नेशनल जस्टिस को इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं। इंटरिम ऑर्डर्स मतलब कि देखो अगर मान लो कोई ऐसा आदेश देना है जो कि तुरंत देना है आपको, अभी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, कार्रवाई खत्म होने में फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ इंटरिम ऑर्डर देना है, तो आप जरूरी नहीं कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो करो, मतलब आप सामने वाली पार्टी को सुने बिना भी इंटरिम ऑर्डर दे सकते हो, जो कि कोर्ट दे देती है, बहुत कम केसेस में देती पर देती है। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब अगर मान लो कोई नेचुरल जस्टिस है इज नॉट एप्लीकेबल टू द लेजिस्लेटिव एक्शंस। अगर कोई कानून बन रहा है तो कानून बनाने पे आपको, कानून को फॉर्मुलेट करने में, बनाने में वहाँ पे नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करवाना है, वहाँ पे आपको लोगों को बुला के नहीं सुनवाना क्या हो तुम भी बोलो। पहले कानून बन जान दो, एक बार लेजिस्लेटिव एक्शंस हो जाएगी, उसके बाद चेक करते रहना कि वो सही है गलत है, अगर सही नहीं लगे तो जाके पिटीशन फाइल कर देना, कोई दिक्कत। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या इंपॉर्टेंस है वो देखना है। नेचुरल जस्टिस इंश्योर्स, नेचुरल जस्टिस क्या इंश्योर करता है? नेचुरल जस्टिस इंश्योर करता है फेयर डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग होती है वो साफ सुथरे यानी कि फेयर तरीके से होना चाहिए, बिना बायसनेस होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो फेयर तरीके से हो। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन, अगर मान लो कोई भी स्टेट का आर्बिट्ररी एक्शन होता है तो उससे इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करना है। सर स्क्रीन लेफ्ट हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंपॉर्टेंस अपन को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर नेचुरल जस्टिस का इंपॉर्टेंस देखना था, तो अपन वही पढ़ रहे थे कि देखो हमें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है जिनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अप्लाई होता है, वो अपने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको फेयर तरीके से करें, नेचुरल जस्टिस को अप्लाई करें, और जितने भी इंडिविजुअल पर्सन्स हैं उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। किससे राइट को प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शन। आर्बिट्ररी एक्शन मतलब स्टेट के जो मनमाने एक्शंस होते हैं उससे हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को बचाना है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात होती है कि नेचुरल जस्टिस का उपयोग कैसे करेंगे। तीसरा है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के द्वारा जो गवर्न होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वगैरह, उनकी क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है,
ये वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए नेचुरल जस्टिस के हिसाब से। फोर्थ वाला रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ है और इक्वलिटी है उसको फॉलो करना ही कराना है नेचुरल जस्टिस के हिसाब से। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को अप्लाई करोगे तो इन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है नेचुरल जस्टिस के एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लास्ट में इन्होंने लिखा है कि बाय मैनेजिंग रिजल्ट इन अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग विदाउट डॉक्ट्राइन स्टेटमेंट द डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन। सीधी सी बात है कि अगर आप रीजन मतलब विद रीजनिंग इन अनबायस्ड, बिना बायसनेस के कोई डिसीजन दोगे तो उससे क्या होगा, ये डॉक्ट्राइन जो है स्ट्रेंथन होगी है और साथ में जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में लोगों का विश्वास बढ़ता है और जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो और मजबूत होती है अगर आप रीजन डिसीजन देते हो, यानी कि रीजनिंग के साथ डिसीजन देते हो और बिना बायसनेस के देते हो, तो अनबायस्ड लेकिन बिना बायसनेस के। फिर आता है कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट क्या होते हैं, देखो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट मतलब किस किस तरीके से चीज़ें डेवलप हुई है विद द इंक्रीजिंग रोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। इंडिया में क्या है कि वेलफेयर स्टेट को ध्यान में दिया है। वेलफेयर स्टेट अपने इंडिया में कहाँ से आता है, DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। तो जब जब अपने यहाँ पे वेलफेयर स्टेट को रोल को अपन इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ होती है वो डायरेक्ट इंडिविजुअल राइट को अफेक्ट करती हैं। लेकिन कैसे, जैसे कि अगर मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से कोई डिसीजन ले रही है कि भैया कल से हमारे यहाँ पे लोगों को हम ये चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, तो उससे लोगों के राइट अफेक्ट हो रहे हैं। अगर मान लो कोई कलेक्टर है या फिर कोई SDM है, वो बोलता है कि फलाना फलाना कार्यक्रम हम यहाँ पर नहीं होंगे, तो उससे भी लोगों के राइट अफेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब किसी भी तरीके से जो राइट को ही अफेक्ट होते हैं। अब चूँकि राइट टू सर्व ही क्या सर आवाज़ कट रही है। चीज़ होती है वेलफेयर स्टेट की अपन बात करते हैं और जहाँ पे अपन बोलते हैं कि यार अथॉरिटी डिसीजन लेगी अपना वाली, चाहे वो कलेक्टर हो, SDM हो, मिनिस्टर हो, कोई भी, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग पावर होती है। उसके लिए कोई अलग से कोई कानून तो नहीं होता है। डिसीजन हर आदमी अपने काय पे लेता है, डिस्क्रिप्शन पे लेता है। डिस्क्रिप्शन मतलब अपने सो विवेक पे ले लेता है। तो सो विवेक पे डिसीजन पे लेना है, लेकिन आपको नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखना है। आप आपके डिसीजन में ऐसा नहीं हो कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर दो, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के चक्कर में। इन द मॉडर्न टाइम्स वीडियो हायरिंग, आज की तारीख में वीडियो हेयरिंग चल गई है, ई गवर्नेंस चल गई है, डिजिटल ऑर्डर्स आने लग गए हैं, ठीक है। एक कोर्स चैलेंजेस एंड न्यू डायमेंशन टू द एनफोर्समेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस। इन्होंने क्या करा है कि नेचुरल जस्टिस में जो चैलेंजेस आ रहे थे कि भैया सब व्यक्ति को अपन कैसे हियरिंग के लिए बुला सकते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति तक अपन कैसे ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं, उसके लिए ई गवर्नेंस सिस्टम चल गया कि सब चीज़ आप ऑनलाइन अपलोड कर दो, सब लोग देख लेंगे। डिजिटलाइजेशन कर दिए, डिजिटल ऑर्डर्स कर दिए, मतलब अगर किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि भैया आज हमारे कलेक्टर ऑफिस में क्या ऑर्डर निकाला है, तो वो ऑनलाइन आ जाता है सब, डिजिटल आप अपलोड कर दोगे तो सभी लोगों को पता पड़ जाएगा, वीडियो हियरिंग कर लोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके आप क्या करते हैं, जो चैलेंजेस है नेचुरल जस्टिस उसको रोक दिया है आपने और न्यू डायमेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द नेचुरल जस्टिस मिला है। लेकिन जो नेचुरल जस्टिस है उसको इन्फोर्स करने के लिए हमें नए तरीके, नए डायमेंशंस मिल चुके हैं। कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट इवन द पोस्ट डिसीजन हियरिंग में सेटिस्फाई नेचुरल जस्टिस इन एप्रोप्रिएट केसेस। कोर्ट ने क्या बोला है कि देखो किसी किसी केस में आप डिसीजन लेने के पहले अगर हियरिंग नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पे डिसीजन लेने के बाद जो पोस्ट हियरिंग होती है, पोस्ट डिसीजन हियरिंग मतलब डिसीजन के बाद में जो हियरिंग होती है वो भी आप करवा सकते हो। उससे भी नेचुरल जस्टिस जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। क्योंकि अगर मतलब इस चीज़ में आपको लगता है कि यार सभी भी हियरिंग कराना पॉसिबल नहीं था लेकिन डिसीजन लेना जरूरी था, आपने डिसीजन ले लिया, तो डिसीजन लेने के बाद भी आप लोगों को बोलो बाकी जो उससे अफेक्टेड लोग हैं उनको बुला के उनकी हियरिंग कर सकते हो, उनके पक्ष को सुन सकते हो, उससे भी नेचुरल जस्टिस को आप सेटिस्फाई करवा सकते हो। समझ गए? बोलिए, समझे कि नहीं? बोलो हर्ष, मैं तो तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। हाँ हर्ष, समझ में आया यहाँ तक पूरा? हाँ सो मेरे को लगा तुम सो गए वापस ना। 10th पॉइंट क्या है, चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि जो नेचुरल जस्टिस की अपन बात कर रहे हैं तो नेचुरल जस्टिस जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में अपन को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो देखेंगे अपन। सबसे पहला डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है कि देखो नेचुरल जस्टिस में अपन ने क्या देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है वो बहुत स्लो होती है। जैसे कि हर व्यक्ति को नोटिस देना, हर व्यक्ति को बुलवाना, उसकी हियरिंग करवाना, उसके बाद फेयर एंड रीजनेबल तरीके से बिना किसी डिस्टर्बेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को चलाना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का बहुत ढीला काम है, ठीक है। तो इसलिए
डिले काफ़ी होता है, बहुत देर होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कोर्ट जैसी नहीं चलती है। कोर्ट में तुरंत नोटिस दिया तो आदमी को हाजिर होना पड़ता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ये सब नहीं होता है। टाइम लगाता है, आदमी लौट ही नहीं लेता हो, ठीक है बुलाया बुलाया जाएंगे जाएंगे तो नहीं जाएंगे क्या है। सब्जेक्टिविटी डिटरमाइनिंग व्हाट फेयरनेस रिक्वायर्स इन ईच केस इज नॉट ऑलवेज क्लियर। मतलब अब जो फेयरनेस की अपन बार बार बात कर रहे हैं कि भैया जो भी कार्रवाई होगी वो सही तरीके से होना चाहिए, फेयरनेस के साथ होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। इनका ये कहना है कि हर केस का अलग अलग तरीका है उसके फेयरनेस को जज करने का, कि भैया कौन सी चीज़ यहाँ पर फेयरनेस के अंदर आएगी और कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो वो चेक करना, उसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। तीसरा, मास डिसीजन इन लार्ज स्केल डिसीजन, यानी कि कोई बड़ा डिसीजन आप जब लेते हो, इंडिविजुअल हियरिंग में भी इम्प्रैक्टिकल। इन्होंने बोला कि जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी बड़े डिसीजन लेती है जो कि लार्ज नंबर ऑफ स्केल्स के लोगों को अफेक्ट करती है, जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करना, ठीक है, तो ये क्या है, लार्ज नंबर का डिसीजन है, इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। तो उसमें इंडिविजुअल लोगों की, हर एक व्यक्ति की हियरिंग करना इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। सपोज मान लो आपने 1 लाख लोगों की एग्जाम दी और 1 लाख लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर करा, तो उसमें अब 1 लाख लोगों का पक्ष थोड़ी सुनोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्टैट्यूटरी कॉन्फ्लिक्ट, सम स्टैट्यूट लिमिट और एक्सक्लूड नेचुरल जस्टिस। अपन ने अभी देखा कि स्टैट्यूटरी लिमिट होती है, लेकिन कुछ लॉ में ऐसा बताया जा चुका है कि जो नेचुरल जस्टिस है उसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे क्या होता है, कॉजिंग टेंशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। जैसे कई किसी लोगों ने लिख दिया है कि आपको इसमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करना है, तो अभी दिक्कत ये हो जाती है कि आप मान लो अगर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या वो काम फेयरनेस तरीके से हो रहा होगा, ये कैसे पता लगाओगे। तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। आए चारों पॉइंट समझ में आ गए? हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। डिस्पाइट दिस, अब इनके अलावा द कोर्ट इम्प्रेजेस दैट द फेयरनेस कैन नॉट सैक्रिफाइस एट द अल्टर ऑफ द कन्वीनियंस, यानी कि जो फेयरनेस है उनको आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज अल्टर ऑफ द कन्वीनियंस। आप सिर्फ लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों को आसान काम देने के लिए आप जो फेयरनेस ऑफ द प्रोसीजर है उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो। सिर्फ सहूलियत पहुँचाने के लिए आप फेयरनेस को नहीं हटाओगे। सबसे पहले प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयरनेस इन द प्रोसीडिंग। पूरी प्रोसीडिंग सही तरीके से होना चाहिए बिना बायसनेस के, फिर चाहे कन्वीनियंस मिले नहीं मिले, सहूलियत मिले या नहीं मिले। नेचुरल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन नेचुरल जस्टिस की बात तो वही है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 आपको पढ़ना है, उसमें लिखा है डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग वायलेट्स नेचुरल जस्टिस। आर्टिकल 14 नॉर्मल सी बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये बोलता है कि हर एक व्यक्ति, प्रत्येक इंडिविजुअल जो है कानून के सामने समान है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और इक्वलिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये बोलता है कि हर व्यक्ति को कानून के द्वारा इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इक्वलिटी बिफोर द लॉ में बस ये चीज़ देखी जाती है कि जैसे जो समान लोग हैं उनको समान तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कि मान लो जो स्टूडेंट है उनको स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी करने वाले की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो अमीर है, यानी कि अमीर मतलब जो मिनिस्टर्स है, जो ऑफिसर्स हैं, जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए लॉज जो है वो समान तरीके से यूज़ होंगे, लेकिन उनके लॉज आम आदमी पर अप्लाई नहीं होंगे। तो मतलब जैसा व्यक्ति वैसा लॉ, और समान लोगों के ऊपर समान लॉ अप्लाई होगा, ऐसा बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ क्या बोलता है कि कानून जो है सबको सुरक्षा देगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो किसी देश का गरीब क्यों ना हो। लेकिन उसमें रीजनेबलनेस होती है। रीजनेबलनेस होती है मतलब अगर कोई कानून चाहे तो रीजनेबलनेस की वजह से किसी चीज़ से कोई अधिकार छीन भी सकता है, यानी कि उससे समानता का अधिकार छीन भी सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन और रिजर्वेशन पढ़ते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, लेकिन OBC, SC और ST को मिलता है। इससे क्या होता है कि OBC, ST, SC को अपन अपलिफ्ट करना चाहते हैं समाज में, ठीक है, इनकी स्थिति सुधारने के लिए रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो ये क्या है, रीजनेबल ग्राउंड है। तो इसे रीजनेबलनेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो अंडर आर्टिकल 14। यही बात करता है नेचुरल जस्टिस की। इसमें बोला है कि डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्रेरी डिसीजन मेकिंग्स वायलेट्स नेचुरल जस्टिस। अगर आप बिना किसी रीजनेबलनेस के किसी से डिस्क्रिमिनेशन करोगे, किसी से भेदभाव करेंगे और आर्बिट्रेरी डिसीजन दोगे, आर्बिट्रेरी डिसीजन मतलब मनमाने तरीके से कुछ भी डिसीजन दे दोगे, तो वो वायलेट करता है नेचुरल जस्टिस को अकॉर्डिंग टू सेक्शन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर बात आती है अपना आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एनी डिप्रीवेशन ऑफ द लिबर्टी मस्ट फॉलो अ जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर। यानी कि कोई भी लिबर्टी को छीनना है, आपको डिप्राइव करना है किसी की भी आज़ादी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर को अप्लाई करना पड़ेगा। बिना कानून के, बिना प्रोसीजर के, बिना फेयरनेस के आप किसी व्यक्ति की आज़ादी नहीं छीन सकते। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आपको आज़ादी छीनना मतलब जेल में डालना है, तो आप कब डालोगे, जब कानूनी रूप से वो सही होगा तभी। अगर आपको लगता है कि हाँ इस व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए, ऐसा कानून कहता है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको जेल में डालना है, तभी आप डालोगे। जबरदस्ती हर किसी को पकड़ के नहीं डाल सकते, समझ गए। बस
उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखो जो प्रियम्बल होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी बात करता है जस्टिस इक्वलिटी की। आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, तो प्रियम्बल में आपने पढ़ा होगा जस्टिस इक्वलिटी। जस्टिस किस किस चीज़ों की होता है? जस्टिस होता है ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। और इक्वलिटी किस चीज़ की होती है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। किस चीज़ की? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी, ठीक है। इन सब चीज़ों की चीज़ें होती है अपने प्रियम्बल में दे रखी है। ये जो चीज़ें है क्या है? ये फाउंडेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस है। मतलब किसी भी नेचुरल जस्टिस का फाउंडेशन, अगर मान लो इक्वलिटी नहीं रहेगी, जस्टिस नहीं रहेगा, तो नेचुरल जस्टिस किसी काम का नहीं है। तो बोला कि प्रियम्बल जो है वो जस्टिस, इक्वलिटी जैसी चीज़ों को एम्फेसिस करता है, जिससे नेचुरल जस्टिस का फाउंडेशन बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। कंक्लूजन, नेचुरल जस्टिस इज द फंडामेंटल डॉक्ट्राइन दैट पिरामिड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। यानी कि नेचुरल जस्टिस क्या है? ये ऐसी फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है, एक ऐसा सिद्धांत है जो कि परमिट्स करता है किसको? लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो होते हैं उनको परमिट्स करता है, उनको चेक करता है, उनको सही तरीके से अप्लाई करने में मदद करता है। इट ऑपरेट्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। लेकिन जितने भी मनमाने तरीके से जो भी काम होते हैं, आर्बिट्रेरीनेस से जो भी काम होते हैं, उसके अगेंस्ट अपन को क्या मिलता है? सेफगार्ड मिलती है, सुरक्षा मिलती है नेचुरल जस्टिस की वजह से। इंश्योरिंग दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉशिंग जुडिशियल डिसीजन आर टेकन फेयरली, ट्रांसपेरेंटली एंड विदाउट बायस। नेचुरल जस्टिस इंश्योर करता है कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, जितने भी जुडिशियल डिसीजन या कॉशिंग जुडिशियल डिसीजन है, वो फेयरली लिए जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से लिए जाए और बिना किसी बायसनेस के, विदाउट बायस लिए जाए। द डॉक्ट्राइन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये जो डॉक्ट्राइन है वो धीरे धीरे कैसे पनपी है अपने देश के अंदर? कोई किसी कानून में तो अलग से लिखी नहीं है, लेकिन ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, यानी कि कानून का जो इंटरप्रिटेशन जजेस ने या जुडिशरी ने कर रखा है, उससे अपने जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है इंडिया के अंदर, वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि पनपा है, बड़ा हुआ है। एंड इज नाउ रिगार्डेड एज द असेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। और अब वो धीरे धीरे नेचुरल जस्टिस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का क्या बन चुका है? असेंशियल पार्ट बन चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे, जो आर्टिकल 14 है, इसमें थोड़ी कहीं पे नेचुरल जस्टिस टर्म यूज हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो इंटरप्रिटेशन जब अपन ने किया तब तो उनको पता पड़ा कि अच्छा है, नेचुरल जस्टिस का ही पार्ट है। प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में थोड़ी कहीं नेचुरल जस्टिस लिखा है, लेकिन जब अपन उसको पढ़ते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो अपन को पड़ता है कि हाँ, इसमें नेचुरल जस्टिस की चीजें लिखी हुई है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कर करके अपने देश के अंदर नेचुरल जस्टिस बन पाए। उसके बाद लास्ट में आता है, इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया वेयर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन इज वास्ट, नेचुरल जस्टिस इंश्योर दैट पावर इज एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरली। जहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन है वो बहुत बड़ा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन बड़ा है का मतलब ये है कि अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को काम करने के लिए कोई पर्टिकुलर रूल या लॉ को फॉलो नहीं करना पड़ता है। उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत बड़ा वास्ट है। मतलब अगर उनको लगता है, उनके स्व विवेक से लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो कानून रूप से सही है, तो वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं कानून रूप से सही नहीं है, तो वो उसको डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्कशन जो है अपने देश में बहुत लंबा है, बहुत फैला हुआ है, बहुत वास्ट है। वहाँ पर जो नेचुरल जस्टिस है वो इंश्योर करता है कि जो भी पावर यूज की जा रही है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज द्वारा, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज की जाए और बहुत ही फेयरली तरीके से यूज की जाए। अपहोल्डिंग द डिग्निटी जो इंडिविजुअल एंड सुप्रीमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। और नेचुरल जस्टिस क्या अपहोल्ड करता है? प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी, प्रत्येक व्यक्ति का मान सम्मान रहना चाहिए, और सुप्रीमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी रहना चाहिए। मतलब रूल ऑफ लॉ से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें किसके द्वारा अपहोल्ड की जाती है? बाय नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नेचुरल जस्टिस आ गया समझ में पूरा? यस सर। वाह यार, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में और कुछ बचा है?